यूपीएससी का प्रीलिम्स का एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जो खेल है वो लगभग 50 दिन का खेल है। 50 दिन में आप प्रीलिम्स का स्कोर, आप इतना धारणाएं यूपीएससी के बारे में चलती हैं, थोड़ा सा उनसे बाहर निकले। पहला आपने काफी टाइम दिया, लगभग 20-25 दिन दिए, ठीक है। दूसरे में आपने 10 दिन दिए और तीसरे में आपने 2-3 दिन 5 दिन में दिए, तो 3 डिवीजन हो गए इतने में। पॉलिटी के लिए हो गई लक्ष्मीकांत, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना होता। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आज तक जो पढ़ा है वो मुरनाल के नोट्स पढ़े। ये तुक्के वाले 30 सवाल तो ऐसे होते हैं एक अच्छे स्टूडेंट को जो आ रहे होते हैं। फिर 20 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता है, तो फिर बाद में वो 2 में से 1 में तुक्का लगाता है, ठीक है। और तुक्के में एकदम अंधा तुक्का तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मेंस में नहीं लगा सकते कि कितने मार्क्स आएंगे। प्री में तो आपको तो कि या तो गलत है या फिर सही है, उसमें आप अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो आप अभी उस कंपटीशन में आए नहीं हो, उस लेवल के कम्पिटिटिव नेचर पे आए नहीं हो जितना कि एक मिनिमम दिया। तो उस टाइम बाद में आपको 5 जरूर 5 या 7 ऐसे तुक्के भी लगाने चाहिए जो बिल्कुल अंधे हों। आप वैसे ही बाहर होने वाले हैं, ठीक है। तो वो हथियार तो अब काम नहीं आ रहा, तो अब बाद में लक वाले हथियार को लेके आइए, क्या पता काम कर जाए, ठीक है। क्या पता आपने 6 लगाए, 6 में से 2 काम कर गए, तो भी आप माइनस में नहीं जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे पेपर एक तरह से आप यूं मान के चलिए। ये जो है ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, इसमें थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक टफ सवाल है, ये एक इजी सवाल है। दूसरा निजता के अधिकार के बारे में पूछा है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसने ये पूछा है ना, तो इसके बारे में ज़्यादातर चांसेज हैं कि भाई सारे होंगे। इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, इस टाइप के जो सवाल होते हैं, लेकिन जब तक अगर आपको इनको तुक्का लगाना ना, तो इस टाइप के सवाल में डी को तुक्का लगाना चाहिए। इस टाइप के सवाल या तो आपको नहीं आता है, अगर पता है तब तो कुछ और हो सकता है, वरना आपको डी लगाना चाहिए तुक्का इस टाइप के सवालों में। दूसरा सवाल पूछ रखा है कि पाखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। बहुत सिंपल सा सवाल है कि सिर्फ इतना पूछा है कि किस जगह है, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज वैसे ही है। तो यार हेलो एवरीवन, यदि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका। जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल जीएस, जिसमें आपको मिलता है 25% डिस्काउंट, तथा साथ ही साथ अगर आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप हमारा कोड SU इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, कॉम्बो ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में 16 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ, इसमें प्रीलिम्स और मेंस की भी टेस्ट उपलब्ध है। 50 टेस्ट है जिसमें आपको मिलता है 20 फुल लेंथ, 12 सेक्शनल टेस्ट एंड 18 टॉपिक वाइज टेस्ट, तथा साथ ही साथ इन सभी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा होता है। यूपीएससी के बदलते पैटर्न पर तैयार किया गया है। इसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव मॉडल आंसर भी मिलता है। आप ये सब अनलॉक कर सकते हैं हमारा कोड SU यूज करके। दोस्तों साथ ही साथ अनअकैडमी लेके आया है लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें % इंटरेस्ट रेट है और इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है और बहुत कुछ है। इस कोर्स में इनरोल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे जाइए और इनरोल करें। और साथ ही साथ अगर आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप हमारा कोड SU इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऑफर के साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी लाया है आपके लिए बैसेज। ये बैसेज इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में है। 25 अगस्त को अनअकैडमी का न्यू बैच आने वाला है, लेकिन दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए हर वीक न्यू बैचेस लाता रहा है। तो दोस्तों देरी किस बात की, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने पढ़ाई को नए आगाम दीजिए। और हाँ, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ विजय जी थालोर है और इन्होंने इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि प्रीलिम्स को किस प्रकार क्लियर किया जाए। प्रीलिम्स से जुड़े सभी सवाल आपके समक्ष और उस सवालों के जवाब आपके समक्ष पेश किया जाएगा। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस बार इंटरव्यू दिया और आशा करते हैं हमारे व्यूजर और हम कि इस बार आप यूपीएससी में सिलेक्शन हो। धन्यवाद धन्यवाद। मैं खुद भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि हो तो इस दुष्चक्र से निकले और उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर। हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार की।
ठीक है सर, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सर बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, 45 दिन अभी बाकी है, 10 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, आपको पता है जैसा कि। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कहीं नहीं कहीं चल रहा है इस बार मैं एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, इस भ्रम को किस प्रकार मिटाया जाए? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो कि जब मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया था तो शुरू में बहुत सारी अनिश्चितताएं और बहुत सारी चिंताएं रहती हैं एक स्टूडेंट को, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जो खेल है वो लगभग 50 दिन का खेल है। 50 दिन में आप प्रीलिम्स का स्कोर आप इतना कर सकते हो कि आप कट ऑफ पार कर जाएं। उसके लिए शर्त एक ही है कि आप सिंसियरली एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, कम से कम लास्ट के 50 दिन में तो करें। लास्ट के 50 दिन में फ़ायदा ये रहता है कि जो आप लास्ट में पढ़ रहे होते हैं वो मेमोरी में आपकी ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी जो गलत धारणाएं यूपीएससी के बारे में चलती हैं, थोड़ा सा उनसे बाहर निकलें। ठीक है, कि वहाँ से मैं वो एक नया मटेरियल दिखा किसी भी चीज़ पर, उसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, वो कुछ नहीं करता, आपके दिमाग में आपकी जो क्लियरिटी है उसको कम करता है। इससे अच्छा है कि कम पढ़ा हो लेकिन वो एकदम क्लियर हो, तो कम से कम आप उसे एलिमिनेशन में तो यूज कर पाएं। एक सवाल पूछा तो उसके बारे में आपने एक ही चीज़ के बारे में 10 जगह से पढ़ा और हल्का हल्का आपको पता है। ठीक, अब जब आपने जितना क्लियर पढ़ रखा है तो आप एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि भाई ये तो पक्का नहीं है, और इतना ही चाहिए होता है। इतने में आपका ऑप्शन इस हिसाब से सेट होता है कि आप आंसर निकाल लेते हैं। तो कुछ तरीके हैं और कुछ बेहतरीन या फिर थोड़ी कारगर सी रणनीतियां हैं, उनको फॉलो करें तो 50 दिन में कवर किया जा सकता है। हाँ बताइए सर, जैसा कि आपने बताया कि अपने को प्रीलिम्स के लिए इतने मार्क्स आना है कि इतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितने कि अपन कट ऑफ पार कर जाएं। नहीं, ज़्यादा लेकर आए तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन पर अगर आप 50 दिन देते हैं तो इतना कर सकते हैं कि आप कट ऑफ पार कर लेंगे। सर इसलिए प्रीलिम्स के लिए आपने किस प्रकार शेड्यूल बनाया, पर दिन का, पर वीक का और पर मंथ का, किस प्रकार शेड्यूल बनाया अपन? अच्छा, देखिए सबसे पहला जो अटेम्प्ट था उसमें तो मैं काफ़ी पढ़ा था और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज थे मेरे पास, तो उससे थोड़ा मेरे में क्लियरिटी ऑफ थॉट कम था, लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ पार कर गया था, मेरा सी सेट रह गया था। सेकंड में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला और लिमिटेड सोर्सेज पढ़े, तो फिर मैं बहुत आसानी से कट ऑफ पार कर गया। 17 में मैं जस्ट कट ऑफ पार किया था जीएस की। 18 के बाद मेरा जीएस हमेशा लगातार निकला, और मैं तो बहुत कम पढ़ता हूँ प्रीलिम्स के लिए, लास्ट के मैं तो 30-40 दिन पढ़ता हूँ। उसमें मैंने सेट कर रखा है कि कौन सी बुक, देखिए 5-7 सोर्सेज, 5-7 बुक्स हैं, वो बेसिक हैं, वो आपको पढ़नी होनी चाहिए, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने अब तक वो पढ़ भी ली होंगी। जैसे लक्ष्मीकांत हैं, अब कोई लक्ष्मीकांत की मैं आज लक्ष्मीकांत उठाऊं और मैं अब पेपर दे दूं, वो नहीं होगा। आपने इससे पहले एक बार पढ़ रखी हो, एग्जाम टाइम में आप एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद एक दिन के लिए रिवाइज और कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको टाइम से बताता हूँ। मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत की बुक आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं तो 5 दिन में खत्म हो जाएगी। 5 दिन लक्ष्मीकांत। स्पेक्ट्रम की बुक, उसको आपने 5 दिन दिए, 10 दिन, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपने 5 दिन में कवर की, 15 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट को आपने 5 दिन दिए, 20 दिन, ठीक है। और फिर आप अब तक करंट्स को एक बार आपने पढ़ा भी है, तो एक दिन में एक अच्छा स्टूडेंट जो है एक दिन में 100 पेज पढ़ सकता है 8 घंटे में, ठीक है। 150 पेज से ज़्यादा का कोई करंट की बुक नहीं है। 7 या 8 करंट की बुक लेट है, ठीक है। तो अगर एक जो 150 पेज वाली भी हैं, 100 वाली भी हैं, तो 10 दिन में ये 8 बुकलेट कवर हो जाएंगी, 30 दिन। अब 30 दिन आपने बहुत लेटेस्ट पढ़ाई कर ली और सारा सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप वापस पॉलिटी मान लीजिए आपने पढ़ी, तो पॉलिटी को आपको ज़्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि पॉलिटी से सवाल अच्छे आते हैं। तो 2 दिन आपने वापस पढ़ी, एक दिन आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, 2 दिन आपने इकोनॉमिक्स रिवाइज की, एक दिन आपने इन्वायरमेंट रिवाइज की, और 2 दिन आपने वापस करंट को रिवाइज किया, ठीक है। तो इसके बाद भी आपके पास 2-3 लास्ट का जो रिवीजन है वो 3 या 4 दिन में पूरा भी हो जाता है। और ये सच है। इस हिसाब से ये 3 बार आपने पढ़ लिया। पहला आपने काफ़ी टाइम दिया, लगभग 20-25 दिन दिए, ठीक है। दूसरे में आपने 10 दिन दिए, और तीसरे में आपने 2-3 दिन 5 दिन में दिए, तो 3 रिवीजन हो गए इतने में। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना होता है। सर, कहा जाता है कि प्रीलिम्स जिसका एक बार यूपीएस में प्रीलिम्स निकल जाता है और सेकंड टाइम में उसका आसानी से प्रीलिम्स निकल जाता है, क्या ये बात सही है? आप क्या मानते हो? देखो ये बात काफ़ी हद तक वैसे सही है। देखो 2-3 तरीके से प्रीलिम्स निकलते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना बेसिक नॉलेज होता है कि वो हर बार उससे आगे बढ़ते रहते हैं, उनका निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने 2 सवाल या 3 सवाल ऐसे किए कि जो मैंने ऐसे ही गैस लगाया था
और उसके बाद वो सही हो गए, तो वो एक इत्तेफाक से निकला, ना कि मेरे एक बेसिक नॉलेज से निकला। तो अगली बार थोड़ा सा निकलने के लिए आपको वापस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर कोई सीरियस स्टूडेंट और थोड़ा बेसिक नॉलेज अच्छा रखता है, उसका लगातार प्रीलिम्स निकल जाता है मेरे हिसाब से। तो सर इस प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी बुक है, बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारे मटेरियल है, तो इसके लिए क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़ दे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे मेन चीज़ है। देखिए आपको मैं लिख के, देखिए मैं थोड़ा सा जैसे कि पीछे लिख लेता हूँ। पॉलिटी के लिए हो गई लक्ष्मीकांत, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना होता। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आज तक जो पढ़ा है वो मुरनाल के नोट्स पढ़े हैं। ये इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं। आप देखो, या तो आप वीडियो देख लें, देखिए कुछ लोगों की इकोनॉमिक्स समझ में कम आती है तो वो वीडियो देख लें, लेकिन अगर आप वीडियो देखने के अलावा आप वैसे भी पढ़ेंगे, अगर नोट्स पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो नोट्स ज़्यादा बेहतर हैं, तो नोट्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गई स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर उसके बाद में एंशिएंट के लिए 11वीं की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, ठीक है। फिर बाद में आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक है 11वीं की ही, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट के लिए देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शंकर है और हिंदी के लिए दृष्टि है, ठीक है। ये दृष्टि है, तो ये बेसिक बुक है और ये काफी कुछ कवर कर देती है। फिर उसके बाद में ये बचा साइंस एंड टेक। देखिए साइंस एंड टेक के लिए कुछ नहीं पढ़ना अलग से, मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो सवाल आते हैं वो साइंस एंड टेक की कोई बेसिक बुक पढ़ेंगे ना, वहाँ से सवाल नहीं आते, वो आते हैं करंट से, तो ये करंट में कवर होगा। फिर उसके बाद में मिडाइवल को जो है, देखिए कि मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है और मिडाइवल से पिछली बार सवाल आए थे, तो 1-2 सवाल मैंने कर दिए थे, बाकी मैंने नहीं पढ़े थे, तो मैंने उनकी ज़्यादा लोड ली नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ चीज़ें छोड़नी होती है। एक ज्योग्राफी बच गया। ज्योग्राफी के लिए मैं बहुत एक अच्छी बात बताना चाहूँगा लोगों को। मेरा सब्जेक्ट खुद का ज्योग्राफी है और मुझे उसके लिए कोई बेसिक नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी ज्योग्राफी का सवाल सही नहीं कर पाता, क्योंकि इतने रैंडम सवाल आते हैं। उसके लिए जीसी लियोंग या फिर बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और भूल जाइए। भूल का मतलब उसको नहीं भूलना है, ये भूल जाइए कि आपसे सवाल होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपकी किस्मत में होगा कि वो सवाल आपसे होना है तो हो जाएगा, वरना वो सवाल कोई सही नहीं कर पाएगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछे जाते हैं 3 या 4, और 3 या 4 के लिए अगर आप 15 दिन वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। फोकस कीजिए जहां से सवाल आते हैं। 15 सवाल पॉलिटी से आते हैं। अगर मेरे को कोई आदमी ये कह दे कि भाई इस बुक से 15 सवाल आ रहे हैं, तो मैं उस बुक को सही में घोट कर पी जाऊंगा, और पी भी जाना चाहिए, क्योंकि आपको इनपुट अच्छा दे रही है वो, ठीक है। उसके अलावा बाद में जो इससे इन्वायरमेंट से अच्छे सवाल आते हैं, इनमें भी देखिए, इनमें भी मैं आपको बताऊं कि इनमें भी एक इन्वायरमेंट में भी कुछ एरिया फिक्स है जहां से सवाल आने। 2 सवाल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से आने। अगर कोई आपको कह दे यूपीएससी के पेपर में 2 सवाल इन 4 पेज से आएंगे, तो वो तो स्टूडेंट की कमी है ना, तो फिर वो 4 पेज को पढ़ नहीं पाया। अगर मैं आपको यूं कह दूं कि फंडामेंटल राइट से पॉलिटी में 2 सवाल पूछे जाएंगे, अब फंडामेंटल राइट के बारे में आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि आपको कैसे भी पूछ ले आपको गलत ना हो। तो इससे बेहतर, मतलब कि जो इनपुट आउटपुट रेशियो, इससे बेहतर क्या होगा। इधर एक एंशिएंट का एक पार्ट है कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में देखो कुछ पार्ट बचते हैं। एक तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से एक सवाल आता है। वहां से सवाल का भी एक नेचर होता है कि हल्का सा फैक्ट उसमें होता है और हल्का सा कंसेप्ट होता है। अगर आप बेसिक तरीके से भी सोचेंगे तो आप उस सवाल को कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैं यूं कहूं आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में के टाइम पे क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी थी, तो इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। कैसे नहीं है, मैं बताता हूं आपको। यार उस टाइम पर तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो नहीं होगी, है ना। ऐसे थोड़ा लॉजिकली हमें सोचना होता है। तो ये स्टेटमेंट वहां अगर आपको इस टाइप के स्टेटमेंट दिखते हैं, तो जो कहते हैं ना कि या तो अपने सेंस में एक्सट्रीम होते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे लब्बाजी कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो उन जो जिनमें लब्बाजी लगती है ना, जिस स्टेटमेंट को जो वेग सा स्टेटमेंट लगता है, उस स्टेटमेंट को आप ये मान के चलिए कि ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल परसों एक पेपर देख रहा था। एक पेपर में ये लिखा हुआ था कि इंडिया के पास सोलर थर्मल की टेक्नोलॉजी है, जबकि सोलर फोटोवोल्टेक की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक स्टेटमेंट था।
अब इस स्टेटमेंट में को आप फील कीजिए, फील कैसे करना है कि क्या ये संभव है कि दुनिया में एक सोलर फोटोवोल्टेक की टेक्नोलॉजी को आए हुए 20-25 साल हो गए, अगर दुनिया में अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी अगर जेड तक पहुंच गई है, यानी कि जेड तक पहुंच गई है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इंडिया ने अभी तक ए तो छू लिया होगा। दुनिया में कोई भी देश ऐसा छूता मुश्किल से होगा कि जिसके पास कोई बेसिक सी सुई जितनी भी टेक्नोलॉजी नहीं हो सोलर फोटोवोल्टेक। ये कहे कि अगर ये से मैं कह दूं कि इंडिया के पास मतलब कि क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है और इसकी है, अरे बिल्कुल इतना डेवलप नहीं होगा, लेकिन इंडिया में फिर भी इतना कुछ दौड़ में है, दुनिया की जो अच्छी टॉप 5-6 कंट्रीज में आता है, तो इतनी तो हो गई। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो ये मैं लॉजिकली सोचूंगा ना, तो इस टाइप के सवालों को हमें एलिमिनेट करना होता है, गलत करना होता है। फिर हम जो नीचे के ऑप्शन में जाते हैं मैच करते हैं, जैसे कि तीसरा स्टेटमेंट गलत निकल गया, तो जहां जहां तीसरा स्टेटमेंट है उसको तो वो वाले ऑप्शन तो वैसे कट गए। अब मान लीजिए कि 2 में 3 था तो 2 कट गए, अब 2 बचे। अब बाद में दूसरे स्टेटमेंट पे जाइए आप, एक फिर आपको सारे स्टेटमेंट कैसे हैं कैसे नहीं है कि इनका पता नहीं करना है। एलिमिनेशन मेथड से सारे सवाल होते जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं कि जैसे कि एक सवाल आता है आईआर में, आईआर की एक टर्म उठाते हैं, जैसे 2017 में पूछा गया BTI, 2018 में पूछा गया 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2019 में पूछा गया GDPR। ये एक टर्म उठाई उन्होंने आईआर से सीधी की सीधी और पूछ ली। और आईआर पढ़ते वक्त करंट में आप देखेंगे कि 20 से 30 से ज्यादा टर्म्स है ही नहीं। अगर मैं 30 और उसमें पूछते क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई आदमी 30 टर्म्स दे दे, एक पेज पर आ जाएंगे 30 टर्म्स, और उस एक पेज से आपको एक सवाल मिल रहा है, इससे बेहतर आउटपुट क्या होगा। तो ऐसे आप गेस करिए चीजों को, पेपर को फील कीजिए। दूसरी एक चीज मैं इसमें बताऊंगा कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर एक यूपीसी का पेपर बना के दीजिए, आपको मैं मान ली एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, अगर मैं आपको कहूं कि यूपीसी का पेपर बना के दीजिए, तो आप फालतू सवाल तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि यूपीसी का पेपर है, एक लेवल का नॉलेज आपको चाहिए होता है। तो फालतू के जो लीचड़ सवाल आप नहीं करेंगे, जिन्हें हम कहें एक स्टैंडर्ड होगा सवालों का, और उनका एक विशेष तरीका होगा पूछने का। तो उस तरीके को अगर आप पहचान लेते हैं ना, तो फिर आप उसी से यार कि अगर मैं होता तो ये नहीं पूछता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मैं यूं कहूं कि राजेंद्र नगर के बारे में मैं ये चाहता हूं कि मुझे कोई आप राजेंद्र नगर के बारे में बताएं, तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि भाई उस कोने में उसकी दुकान है, उस चाय वाले की दुकान है, ये उम्मीद थोड़ी कर रहा हूं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि राजेंद्र नगर में का मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, और फिर उस मेन चीज से जुड़ी हुई बेसिक चीजें पूछ सकता हूं, ठीक है। तो वो दुकान बेसिक नहीं है, यहाँ पे बेसिक है, यहाँ की क्या इकोनॉमी है या फिर क्या, ये इसकी बेसिक है। तो लोग रह जाते हैं उस ये दुकान, वो कपड़े की दुकान, वो चाय की दुकान में, जैसे कि सिलेबस में फालतू चीजों पर फोकस करते हुए रह जाते हैं, और जो मेन काम की चीज है उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। ये चीज है सर। यूपीएससी में प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पूछे जाता है, ताकि सर उसमें तुक्का किस प्रकार लगे। तुक्का सेंस मेरे कहने का मतलब उन 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन को किस प्रकार आप सिलेक्ट किया जाए। देखो ये तुक्के वाले, देखो 30 सवाल तो ऐसे होते हैं एक अच्छे स्टूडेंट को जो आ रहे होते हैं, फिर 20 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता है, तो फिर बाद में वो 2 में से 1 में तुक्का लगाता है, ठीक है। और तुक्के में एकदम अंधा तुक्का तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लॉजिकली आप किसी भी तरीके से सोच पा रहे हैं, एक ही चीज को जानने के कई सारे तरीके होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले CAPF का पेपर हुआ, ठीक है। अब देखो तुक्का लगाने की, देखो मैं बात करता हूँ कैसे लगाते हैं। ये पूछा गया था, उसमें से कुछ सवाल था कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। तो उसमें 3 थे, एक ओरांग था, एक शायद पोबितोरा था, मुझे ऑप्शन याद नहीं है, एक अजीब सा नाम था, और मुझे लिटरली वो नहीं पता था। लेकिन मुझे ये पता था कि ये 3 तो बहुत पहले से हैं, 3 का नाम मैं पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वो तो किया यार कि 3 का तो मैं पहले से सुन रहा हूँ, तो ये तुक्का लगा दो आप, ये वाला बचा हुआ है, उस पर तुक्का लगा दिया। तो ये लॉजिकल तुक्का है, तो कैलकुलेटेड मतलब कि हमें तुक्के लगाने चाहिए। और फिर उसके बाद में देखो आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि एक आदमी होता है, आदमी से गलतियां होती हैं। जब हम 80 क्वेश्चन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने 5 तो सिली मिस्टेक कर दी होगी, कि जो रिस्क है उसको काउंट करके चलिए। तो अगर आप श्योर हैं कि नहीं आपने नहीं की है,
तब तो ठीक है, लेकिन आपके याद कि नहीं यार मुझे पूरा भी नहीं आता था फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया, तो इट मीन्स कि आपके कुछ एक्स्ट्रा गलत होने वाले हैं जितने आप सोचते हैं, तो इट मीन्स कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये पेपर करते वक्त लास्ट में पता आप लगा लीजिए कि आपका कितना स्कोर हो सकता है। अगर स्कोर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कम बैठ रहा है, इतना आना चाहिए, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए ना कि भाई मैं कितना कर पा रहा हूँ, मेरा कितना सी हो रहा है। अगर वो यही आइडिया नहीं लगा पा रहा है, इवन प्री में मेंस में नहीं लगा सकते कि कितने मार्क्स आएंगे, प्री में तो आपको तो कि या तो गलत है या फिर सही है, उसमें आप अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो आप अभी उस कंपटीशन में आए नहीं हो, उस लेवल के कंपेटिटिव नेचर पे आए नहीं हो जितना की एक मिनिमम जरूरत होती है। तो उस टाइम बाद में आपको 5 या 7 ऐसे तुक्के भी लगाने चाहिए जो बिल्कुल अंधे हों, आप वैसे ही बाहर होने वाले हैं, ठीक है। तो वो हथियार तो अब काम नहीं आ रहा, तो अब बाद में लक वाले हथियार को लेके आइए, क्या पता काम कर जाए, ठीक है। क्या पता आपने 6 लगाए, 6 में से 2 काम कर गए, तो भी आप माइनस में नहीं जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे पेपर एक तरह से आप यूं मान के चलिए कि वो 2 घंटे जो हैं वो डिसाइड करने वाले हैं कि आपका प्री होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर पहले अपने नॉलेज के बेसिस पे कीजिए, नॉलेज के बेसिस पे नहीं करते तो फिर बाद में कैलकुलेटेड तुक्के पे जाइए, कैलकुलेटेड तुक्का के बाद भी आपको लगता है कि नहीं पार हो रहा है तो फिर एकदम बिल्कुल ब्लाइंड तुक्के पे जाइए। सर प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी किस प्रकार तैयार की जाए? मेरे को नहीं लगता कि एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा होगा क्रिएट किया गया है। एनसीईआरटी से एक सवाल पूछ लिया, कोचिंग ने बता दिया कि भाई ये सवाल एनसीईआरटी से है, लोग पढ़ने लगे एनसीईआरटी। अगर चलो मैं यूं कहूं कि अकेली एनसीईआरटी पढ़ के जाओ और पेपर क्लियर कर लो, देखें नहीं होगा। इवन आप 5 सवाल नहीं कर पाएंगे, 5 के 10 से तो ज्यादा नहीं जा पाएंगे, ये मुझे पता है। और उसकी जगह आप दूसरी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो भले ही आप 1-2 सवाल मिस कर जाएं वो जो एनसीईआरटी से आए, लेकिन ज्यादा कर पाएंगे। एनसीईआरटी का फालतू का होमवर्क क्रिएट किया गया है, लोग पेपर का होमवर्क क्रिएट कर रखा है। भाई फालतू की मजदूरी क्यों करनी? पेपर में दी हुई इंफॉर्मेशन, आज एक इंफॉर्मेशन आई, 10 दिन बाद उसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन वापस आएगी, उसके 20 दिन बाद आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा। आपको कंपाइल किया कराया मसाला जब मार्केट में मिल रहा है तो भाई टेढ़े रास्ते से क्यों जाना, सीधा जाइए, और अवेलेबल है। इवन आप वो ही नहीं कर पा रहे हैं, जो अवेलेबल है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कंसिस्टेंसी का बिल्कुल, देखो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेहनत का कोई रोल नहीं, बिल्कुल मेहनत ही है, लेकिन मेहनत का मतलब ये नहीं है ना कि आप एक वही है कि आप ये यूट्यूब में वीडियो शायद मुद्दे से नहीं भटकेगा, लेकिन एक कहावत की बात, एक छोटी सी कहावत बताता हूँ, ठीक है। एक बार जंगल में राजा का शासन हुआ करता था, ठीक है, जो कि बिना डेमोक्रेसी की था। तो जंगल के जो जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम चुनाव करेंगे उसके बाद राजा डिसाइड करेंगे। उन्होंने चुनाव किया, चुनाव में बंदर जीत गया। तो एक खरगोश आया और खरगोश ने कहा कि भाई मेरा बच्चा खो गया, उसे ढूंढ कर लेके आइए। और जब पहले वाले राजा थे वो धाड़ मारते थे और बच्चा ढूंढ के ले आते थे, लोग डर जाते थे, बच्चा खुद लाके दे देते थे। तो राजा जी आप हैं, अब आप डेमोक्रेसी से चुने हुए नेता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चा ढूंढ के लाएं। बंदर ने क्या किया कि बंदर ने तुरंत छलांग लगाई, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, आते हाँपते आए आके बोला यार देख बच्चा तो मुझे नहीं मिला, पर मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो तो बताओ, ठीक है। यहां पर बात बस वही है, बंदर को ये नहीं पता था कि खरगोश पेड़ पर चढ़ता ही नहीं है और वो पेड़ पर ढूंढ रहा था उसको, जमीन पर ढूंढता, जमीन पर भागता, तो क्या पता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मेहनत आपको करनी है जमीन पर, ठीक है, यानी कहने का मतलब सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं। तो पॉलिटी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके हर जगह काम आएगी, ठीक है। इकोनॉमी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर आप 2 चीजों में भी आप अगर एक्सपर्ट होंगे ना, तो यूपीएससी प्री के 40 सवाल आप एग्जैक्ट सही कर रहे होंगे, सिर्फ 2 के बेसिस पे। आपने पॉलिटी और इकोनॉमी को अच्छे, और सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे अगर आप इतना भयंकर आपने कर लिया तो आप 50+ सही कर रहे होंगे। बाकी आप भूल ही जाइए अगर आप नहीं भी करते तो, लेकिन उसमें अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी हो सकता है। हर चीज जाननी जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसे भी आ जाते हैं, बिल्कुल लड्डू सवाल भी आ जाते हैं, योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बना है, नीति आयोग बना है, ऐसे भी आते हैं। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये किससे रिलेटेड है, WTO से रिलेटेड, बहुत इजी सवाल भी आते हैं। मेरे पास पेपर पड़ा है, देखो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी सर, दिखाइए एक बार। देखिए आपको, देखिए कि मैं 2019 का पेपर खोलते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल से आपके व्यूअर्स को हम देखो कुछ चीजें बताते हैं।
2019। 2019 का पहला सवाल जो है वो मिडाइवल से है, जी ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, चलो हम इसको छोड़ते हैं। अगला सवाल है जो कि इंडिया, ये वापस एक तरह से इंडिया में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही इजी सा सवाल है, बहुत आराम से ये किया जा सकता है, ठीक है। एक सवाल इजी, देखो ये आ गया कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। यूपीसी का ये पेटेंट सवाल है, लोगों को पता होना चाहिए कि एक रिपोर्ट पूछी जाएगी और कुल मिला के 15 रिपोर्ट से ज्यादा रिपोर्ट है नहीं, और रिपोर्ट भी कौन सी पूछी जाएगी। देखिए कि इसमें एक चीज और है, बहुत सारी टाइप की रिपोर्ट आती है, लेकिन जो कॉमन रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट्स है, ठीक है, ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इस टाइप की जो कॉमन रिपोर्ट्स हैं वहां से सवाल पूछा जाता है, और कि किससे, बहुत ईजी सवाल है, पक्का पक्का। तो ये एक सवाल ये गलत नहीं होना चाहिए जी। एक सवाल ऐसे करके 15 ऐसे सवाल हैं कि जो आपके फिक्स हैं, आपके फिक्स हैं, जो कि आएंगे ही आएंगे। एक सवाल पूछा जाता है मैप से, कि या तो वो मिडिल ईस्ट से होगा या फिर साउथ ईस्ट एशिया से होगा। अगर ये चीज आपको पता है कि मिडिल ईस्ट से या फिर साउथ ईस्ट एशिया से एक मैप का सवाल पूछा जाएगा, तो आप उस जगह को इतना नहीं कर सकते हो कि वहां से सवाल गलत होने की संभावना ही ना हो। तो वो अगर आप वही गलत कर रहे हैं तो फिर वो आपकी कमी है ना, फिर आप कंपटीशन से खुद को बाहर कर रहे हैं, या फिर आप अभी कंपटीशन में आए ही नहीं। सर अभी बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स को मतलब किस प्रकार मजबूत किया जाए। देखिए करंट अफेयर्स में भी देखिए, एक भी कोई भी मटेरियल होता है तो वहां से एक मटेरियल उठाइए, किसी का भी। देखो मैं विजन का उठाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। विजन का उठाने के बाद में कई बार, हर बार तो नहीं कर पाता हूँ, कई बार मैं एक रिसोर्स और ले लेता हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो विजन ने को इंपॉर्टेंट नहीं लगी और विजन ने छोड़ दी, ठीक है। तो दूसरे वाले सोर्स से वही चीज पढ़ता हूं जो विजन में नहीं थी, जो विजन में थी मैंने वो विजन से पढ़ ली, ठीक है। अब जो वहां नहीं थी वहां से उठा, वो कहीं से भी उठा लो आप चाहिए। तो आज के टाइम में भी ओनली आईएएस ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ओनली आईएएस से आप वो कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक को पूरा पढ़िए, दूसरे वाले में से सिर्फ वो चीजें पढ़िए जो उसमें नहीं थी। अगर मान लीजिए कि मैंने अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में, ठीक है, विजन में पढ़ लिया है, तो भाई ओनली आईएएस वाला ऐसा क्या डाल देगा कि जो मैं वहां से उसको वापस पढ़ूं। दोनों में मैं वहां से भी पढ़ूं, डबल मजदूरी होगी ना। तो मुझे ये नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। और इसका बाद में क्या है कि देखो करंट के बेसिस पे यूपीएससी प्री नहीं निकलता है, यूपीएससी प्री निकलता है बेसिक नॉलेज से। करंट का सिर्फ और सिर्फ चेरी ऑन द केक है, मान लीजिए कि आपके स्कोर को बढ़ाता है, ठीक है। अगर आप बेसिक सवाल गलत नहीं कर रहे होते हैं तब आपका होगा, अगर आप बेसिक सवाल गलत कर रहे हो तो आप कुछ भी कर लीजिए कि आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। ये है करंट को पढ़ने के तरीके, ये है। देखो मेरा खुद का पढ़ने, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेरा पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में पढ़ते वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको तो ऐसे ही पढ़ूंगा, इसको मेरे माइंड में पीछे रहेगी कि ऐसी चीज भी थी, लेकिन उस चीज पर कोई ही मैं हाईलाइट करूंगा जो चीज यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और मुझे दोबारा देखनी चाहिए। जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अंडरलाइन को ही देखता हूँ, क्योंकि बाकी चीज मेरे हिसाब से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है और नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि जो कि अगर वो पूछेगा तो मेरा माइंड भी यही कहेगा कि ये है। जो चीज थोड़ी सी अलग है, जो इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए या फिर मेरे लिए याद करने में कठिन है, मैं उस चीज पर ही फोकस करूंगा और उस चीज पर ही अंडरलाइन करूंगा। कुछ लोग करते हैं कि भाई पूरी किताब को रंग देते हैं, तो फिर आपने छांटा क्या उसमें? पूरी किताब तो वैसे ही पूरी किताब थी, आपने सारी चीजों पर लाइन खींच दी, तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट और गैर इंपॉर्टेंट में डिफरेंस क्या रहा? बिल्कुल सही बात। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि देखो कि एक वीडियो में एक्सप्लेन करना, ठीक है, हम कुछ एक इनसाइट दे सकते हैं, थोड़ी बहुत लोगों को इससे मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि किस तरह से ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए या फिर किस तरह से उन्हें समझाई जाए, लेकिन ऐसा है, लोग ऐसा करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना चाहिए। सर बहुत सारे स्टूडेंट अभी 12th में है और वो अभी सिविल्स या यूपीएससी का मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, उनका एक्चुअली में 12th तक हिंदी मीडियम है, अभी वो सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अच्छा आ रहा है यूपीएससी में, तो वो इंग्लिश मीडियम ले लिया जाए। तो आपको क्या लगता है इसके संदर्भ में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डिफरेंस तो है। देखो डिफरेंस कैसे आता है ये आपको मैं बताऊँ। देखो मुझे नहीं पता कि वो जानबूझ के डिफरेंस करते होंगे।
ये अब हमारा एक थोड़ा इंडियन माइंड सेट ही है, ठीक है। मान लीजिए कि एक हिंदी में आपने एक आंसर लिखा, उसी क्वेश्चन का आंसर एक इंग्लिश वाले ने लिखा, उस इंग्लिश वाले पर एग्जामिनर ने नंबर दे दिए 6.5 उस मटेरियल, और जो हिंदी में है जो यूं मान लीजिए कि एकदम एज इट इज ट्रांसलेशन है वो, और उसने उसमें उसको नंबर दे दिए 6.25। कोई खास फर्क नहीं है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। नॉर्मली अगर तुम उस क्वेश्चन को देखोगे कि हाँ कि ना उस पर शक भी करोगे, एग्जामिनर पर शक नहीं करोगे, उसने एकदम सेम ही तो इवेल्युएट किया है। 0.5 का फर्क आ जाता है। ये इतना आदमी का होता है कि उसको पढ़ने में थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में मजा नहीं आया होगा, इंग्लिश पढ़ने में मजा आ गया होगा, ठीक है। तो लेकिन जब ये कंपाइल होता है ना, कंपाइल होता है, ठीक है, तब जाके एक क्वेश्चन में 0.25, तो 20 क्वेश्चन में 5, ठीक है, 20 क्वेश्चन में 5, और टोटल 7 पेपर हैं, 7×5 = 35, 0.5 से 35 नंबर का फर्क आ गया। प्री में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, प्री में जो इंग्लिश में, तो प्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो बाद में आपको एक चीज और बताता हूं मैं, हिंदी मीडियम के लड़के प्री तक नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, ज्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ तो नहीं हो रहा ना डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा आगे जाके हो जाता है। यहाँ पर तो प्री तो क्वालिफाई कीजिए, प्री क्वालिफाई इसलिए नहीं हो रहा, गलत डायरेक्शन। मैं मुखर्जी नगर में रहता था, देखता हूँ वाकई में हिंदी मीडियम के लोग सही में ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे खुद ऐसा फील होता था कि हाँ कि मैं इनसे बेहतर हूँ। इसलिए होता था क्योंकि मैं उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहता था, और ना किया मैंने कभी। मैं खुद अपने साथ के हिंदी मीडियम वालों में देखता था, तो वाकई में उनकी डायरेक्शन गलत थी, और मेरे को जहां तक कोशिश होती थी मैं बताता भी था। तो फिर हर आदमी मानता भी तो नहीं, भाई मैं कौन हूँ, मेरी क्यों मानेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ मैं कौन हूँ, मेरी क्यों मानेंगे। तो लेकिन ये भी तो, लेकिन एक मेरे चीज पकड़ में आ गई, और मेरे को भी किसने बताई थी, किसने मुझे मदद की ये चीज पहचानने में, वो भी हिंदी मीडियम का था, ठीक है, वो भी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें हिंदी मीडियम वालों की थोड़ी डायरेक्शन गलत है। क्या क्या यार, मैंने तो पता नहीं लोगों क्या क्या पढ़ते देखा है यार, और मेरे को तो हम ऑब्जर्व करते हैं, आदमी का नेचर होता है कि देखें ये क्या पढ़ रहा है, तो हम देखते हैं कि, तो फिर हम कहते तो नहीं उसको, लेकिन क्या कि अपना क्या जा रहा है, वो चीज़ थी। सर 12th के बाद में इंग्लिश को इम्प्रूव किस प्रकार किया जाए? यार इंग्लिश तो इम्प्रूव का, मेरी इंग्लिश में ठीक ठाक, देखो जैसे मैं इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेता हूँ, ठीक ठाक बोल लेता हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो पढ़ाई की वो इंग्लिश मीडियम में थी। बस ये है कि मैं अपनी भावनाओं को इंग्लिश में व्यक्त करते हुए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, हिंदी में मैं जल्दी कर देता हूँ, मेरा माइंड ट्रांसलेट करता है, तो वो दिक्कत आ जाती है। और इंग्लिश को इम्प्रूव करना कभी नुकसान तो नहीं देगा आपको, और वही है कि यार कि थोड़ा सा आप इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा आपके अंदर है तो आप कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश में अपने आप को स्विच कर लेते हैं तो ठीक है, सोने पे सुहागा है। बट अगर नहीं भी कर पाते तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हिंदी की वजह से सिलेक्शन ना हो, ना सिलेक्ट तो आप हो जाएंगे। अगर आप, हाँ हो सकता है कि आप इंग्लिश में होते तो शायद आपकी रैंक अच्छी होती, और हिंदी में आपकी रैंक थोड़ा सा उसका फर्क पड़ सकता है, तो इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता। सिलेक्शन अभी मेरे प्री में भी ज्यादातर जो 70-80% इंग्लिश मीडियम वाले, ये चक्कर है। कि आपको पता है कि 10 सितंबर को एग्जाम है यूपीएससी का, और बहुत सारे स्टूडेंट इस बार दे रहे एग्जाम, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको देखो, पहली बात तो कि एक मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जितने ज्यादा करेंगे। देखिए बहुत कम लोग होते हैं कि जिन्होंने जो टिक किया वो सही निकले, एक्यूरेसी जो है बहुत कम लोगों की सही होती है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ। प्लस जो बेसिक सवाल है वो गलत नहीं करें, जो बेसिक सवाल है वो गलत नहीं करें। तीसरी बात कि कुछ सवाल प्रेडिक्टेड होते हैं। बुद्धिज्म से 2 सवाल आएंगे, मैं आज कर रहा हूं, बुद्धिज्म से 2 सवाल आएंगे, मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया से एक मैप का सवाल आएगा, या फिर कोई सी के कौन से सी से किस किस की सीमा लगती, एक सवाल आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मिडिल ईस्ट में इस बार बहुत एरिया में यानी डिस्टर्बेंस रही है, कौन से प्लेसेस थे, वहां से एक सवाल आने की पूरी संभावना है, रिपोर्ट आने की संभावना है, ठीक है। उसके अलावा एक IR से एक टर्म आने की संभावना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पूछ लूं कि भाई रेंचेट ऑब्लिगेशन किससे रिलेटेड है, इतना ही पूछेगा वो, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँ रेंचेट ऑब्लिगेशन पूछेगा, ऐसी ही कोई टर्म, ठीक है। रेंचेट ऑब्लिगेशन तो RCEP से रिलेटेड है, इस टाइप का एक सवाल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ नेशनल पार्क्स आएंगे, ठीक है, 1-2 नेशनल पार्क्स आएंगे।
इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कुछ रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बेसिक यहाँ से मतलब कि कुल मिला के जितने मैं नाम ले रहा हूँ इसमें से काफी चीजें मतलब कि होंगी वहां पर, कौन सी होगी ये मैं नहीं कह सकता, एरिया बता सकता हूँ, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ ऐसे कन्वेंशन, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क जो नाम सुनने में थोड़े अजीब से हैं, थोड़े अजीब से होते हैं, ठीक है, जो बहुत सिंपल से नहीं होते, ठीक है, वैसा सा कुछ आएगा, ठीक है। और अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे करके कुछ एरियाज हैं जहां से सवाल आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। सर अंत में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसी के साथ, और आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार सर।